तो 24 में चुनौतियों का साल, धामी कैसे पाएंगे पार? चुनौतियां, एक से बढ़कर एक चुनौतियां। क्या 24 में खत्म हो पाएगा चुनौतियों वाला पहाड़? 24 में धामी के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां कौन कौन सी हैं? और धामी के लिए चुनौती वाला साल ये कैसे है 24? 23 बीतने को, 24 दहलीज पर। धामी के लिए 24 की राह आसान नहीं है। मसला सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक तक सीमित नहीं है। निकाय चुनाव की चुनौती तो है ही, जहां पर 5 सीटें जीतकर लोकसभा में हैट्रिक लगाने को बेताब भाजपाई हैं। लेकिन क्या इस बार इतना आसान हो पाएगा? यूसीसी 10% क्षैतिज आरक्षण। यूसीसी की बात करें तो मसौदा लगभग तैयार है, लेकिन क्या धामी सरकार यूसीसी को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? 10% क्षैतिज आरक्षण पर भी फैसले का इंतजार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से चल रही है। याद कीजिए, साल 2018 भू कानून पर काफी रियायतें दी गई, लेकिन अब मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड के युवा खुलकर मुखर हो रहे हैं। तो ऐसे में 24 चुनौतियों का साल है सीएम धामी के लिए। तो कौन कौन सी चुनौती को 24 में कैसे पार पाएंगे धामी, आज उसी का करेंगे जिक्र। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड राज्य को पहाड़ी राज्य इसलिए भी कहा जाता है। इस राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां इतनी चुनौतीपूर्ण होती हैं कि इनसे निपटना कोई आसान नहीं होता। राज्य में 70% से ज्यादा भूभाग पहाड़ी है और वनों से घिरा हुआ है। ऐसे में इन राज्यों में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चुनौती को लिया और आज राज्य को विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए देश के भीतर उत्तराखंड की नई पहचान बनाने का काम किया है। सीएम धामी के लिए 2023 जितना ऐतिहासिक साल रहा, 2024 उतना ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चुनाव के साथ साथ राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय को भी धरातल पर उतारना किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी जहां सीएम धामी के कार्यकाल की सराहना कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, सरकार भी मूल निवास और भू कानून के पक्ष में है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस पर समितियां गठित नहीं होती। भू निवास के लिए तो हम लोगों ने पहले ही समिति गठित कर दी थी। अब विशेषज्ञ समिति उसका अध्ययन करके आगे के प्रारूप को तय करेगी। जहाँ तक मूल निवास का प्रश्न है, आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया। जैसे ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये विषय आगे बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई मूल निवास जिसका बना हुआ उसको अस्थायी निवास बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मूल निवास को रिकॉग्निशन तो वहीं से मिल गई, मुख्यमंत्री के एक ही आदेश से, कि वो मूल निवास को रिकॉग्नाइज कर गए। तो रिकॉग्निशन मिल गई तो आगे की समस्या जो सवाल खड़े हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। तो हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भाई हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसका स्वरूप क्या होना चाहिए उसका थोड़ा सा एक रहता है। अब जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं होने चाहिए। पहले भी कुछ निर्णय जल्दी में हुए होंगे तो आज भी सवाल खड़े हैं। हमें नहीं चाहते कि आगे के लिए इन सवालों को ऐसे आगे बढ़ते रहें, इनका समाधान हो जाए। देखिए, 2018 से हम देख रहे हैं भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें इस प्रदेश में हैं, लेकिन जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, आप चाहे 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, चाहे 2022 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उसमें इन्होंने सशक्त लोकायुक्त देने की बात की थी। लोकायुक्त का आज तक जो है अता पता नहीं है। तारीख पर तारीख ये मांग रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों से जो वादे सरकार ने किए थे वो रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। 28,000 अध्याचन तो हरीश रावत सरकारी करके गई थी, कम से कम वही नियुक्तियां अब तक हो जाती। अब जो नियुक्तियां हो भी रही हैं वो 7 साल पहले होनी चाहिए थी। वो बेरोजगार ओवर एज हो रहे हैं जिनको उम्मीदें थी नियुक्ति की। जीत की हैट्रिक। लोकसभा चुनाव 2024 आगामी साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि बीजेपी सरकार के लिए ये लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी 5 सीटें जीती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान
धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही है कि 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाए। यही वजह है कि धामी सरकार अभी से आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के तहत काम करना शुरू कर चुकी है। तब तमाम चुनौतियां हैं सीएम धामी के सामने, लेकिन इन चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे सीएम धामी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, सूरज सिंह नेगी जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, और साथ ही साथ संगीता शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। तो गुप्ता जी, नया साल नई चुनौतियां, या ये कहें कि नया साल पुरानी चुनौतियां, कौन सी चुनौती सबसे बड़ी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, और एक बार नहीं लगातार 4-4 बार दिया है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है जनता की कसौटी पे खरा उतरने का काम कर रही है, क्योंकि कोई भी चुनाव जब जीत की ओर बढ़ता है या किसी पार्टी संगठन को जो है बार बार जीत मिलती है, तो निश्चित रूप से जनता दर्शाती है कि जनता का विश्वास संगठन और सरकार पर बढ़ा है, और जो वादे जनता से सरकार ने किए थे, संगठन ने किए थे, उन सब वादों को पूरा करते हुए जो है सरकार आगे बढ़ रही है। और जनता हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ इसीलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश में और प्रदेश में अच्छे कार्य कर रही है, इसलिए भी कर रही है कि एक ईमानदार सरकार है, एक ईमानदार नेतृत्व है, जो कार्य कहते हैं उस कार्य को करते हुए आगे मैंने आपसे पूछा, तमाम चुनौतियां हैं, चुनौती 1, 2, 3, 4 कुछ होता है ना, जैसे आप लोग जीतने के लिए प्लान बनाते हो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो कुछ प्लान तैयार किया, कौन सी चुनौती सबसे महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, सभी जो जनता से किए हुए वादे हैं वो सभी चुनौती होती है जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। और जनता ने देखा है कि हर वादे जो है, चाहे वो धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे जो 3 तलाक का विषय हो, बड़े बड़े मुद्दे भी है सरकार के माध्यम से, चाहे विषय हो लोकायुक्त का, चाहे विषय हो यूसीसी का, चाहे विषय हो 10% क्षेत्रीय आरक्षण का, बिल्कुल जो है यूसीसी, चाहे मसला हो धामी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार का, चाहे मसला हो युवाओं के रोजगार का, चाहे मसला हो भंडारी हत्याकांड के खुलासे का, आज भी तो इंतजार हो ही रहा है ना। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड का विषय हो, उसमें जो है जल्द से जल्द जो उसमें फैसला आने वाला है। दोषी जो है पहले ही जेल में है, और निश्चित रूप से जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है पैरवी जो है असली न्याय तो उस बेटी को तब मिलेगा जब ये मालूम चलेगा कि वो वीआईपी कौन है। गिरफ्तार करने का कार्य गुप्ता जी, मैं कह रहा हूं आपकी बात में मान जाता, लेकिन सबसे पहले पूरा उत्तराखंड आज भी ये जानने को बेताब है कि वो वीआईपी है कौन, तभी उस बेटी को न्याय मिल पाएगा। खैर, देखिए, निश्चित रूप से अंकिता का जो भी कार्य रहा है उसको लेकर जो है सरकार ने सूरज सिंह नेगी जी सक्रियता निभाई है, और सबके आगे नेता कर दीजिएगा। दोषियों को घेरने का काम किया है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, लेकिन जब जांच होगी, जांच में सारे के सारे विषय सामने आ जाएंगे। ये मुझे लगा चुनौती हो सकती है, आपने कहा नहीं ये चुनौती नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सूरज सिंह नेगी जी, आपको क्या लगता है, नए साल में तमाम चुनौतियां हैं सरकार के सामने, कौन सी चुनौती सबसे बड़ी है? देखिए तिलक जी, सारी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। इस प्रदेश में 7 साल पहले पलायन आयोग बना, उसका कहीं अता पता नहीं है। पलायन रोकने पर क्या काम हो रहा है उसका कहीं अता पता नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। प्रदेश जो है भारी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। आज एक जन्म देने वाले बच्चे पर 65,000 का कर्जा जो है जन्म से है। सशक्त भू कानून इस प्रदेश की आवश्यकता है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई चरम पर है। महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी सबके सामने है। आज तक भी धामी सरकार जो है जांच पर जांच, जांच पर जांच, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, परंतु वो वीआईपी कौन था उसके जो है उसका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ। और जो उसके सबूत मिटाने वाले जो लोग हैं, नेगी जी, एसीबी जिनके आदेश पर चली, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। नेगी जी, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। और नहीं, वो ठीक है, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहते हैं बातें। मैं एक बात नेगी जी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना, तराजू सबके लिए बराबर। ये पलायन आयोग कब बना था? पलायन आयोग त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में। ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं बना था?
उससे पहले अब आप तिलक जी ये कहेंगे कि उससे पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ बाई द वे, या अच्छा 2018 से, अच्छा 2018 का जन्म है आपका, आप मुझे ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले सर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि पलायन आज की समस्या नहीं है, ये तो उत्तराखंड के जन्म से पहले की समस्या है। तो आपने पलायन आयोग क्यों नहीं बनाया? हमने अब दूसरा विषय, एक मिनट, आपने कहा मैं उसी पर आ रहा हूं। नहीं बना पाए, इनको तो प्रचंड बहुमत से क्यों आए थे सर, क्यों नहीं? क्यों तिवारी जी बनाना नहीं चाह रहे थे पलायन आयोग? या फिर हरीश रावत उत्तराखंड के पहाड़ के सपूत जिन्हें आप कहते हैं वो नहीं बनाना चाह रहे थे पलायन आयोग? किसने रोका था? देखिए बीजेपी ने रोका था। हमने नहीं कर पाए, इन्होंने वायदा किया था। अच्छा इन्होंने पलायन आयोग। अब दूसरा विषय, आपने कहा कि हर एक, सर आपने जो बातें रखी मैं उसी पर ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा 65,000 रुपए का कर्जा उत्तराखंड के बच्चे के सर पर, बिल्कुल सही कहा आपने। हरीश रावत की सरकार में 44,000 था, मैं गलत हूं? नहीं, तो निरंतर बढ़ता जा रहा है ना। हाँ, तो मतलब आपके वक्त भी था ना? मैं ये नहीं कह रहा, मैं दूसरा, एक मिनट निरंतर बढ़ता कर्जा। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने कहा क्षत्रिय आरक्षण, किसने रोका था राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करने के लिए आपको? नहीं, मैं ये आरक्षण की बात नहीं करी। अच्छा, आपने नहीं आरक्षण, हमारी सरकार ने आरक्षण देने का काम किया और इस सरकार ने उनके आरक्षण को खत्म करने का काम किया। सर कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, जो करना था इन्होंने किया, ये नहीं कर पाए। लोकायुक्त के लिए भी रोका नहीं था आपको किसी ने। खैर गुप्ता जी अब जवाब दीजिए इनकी बातों का, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो है जिन विषयों की बात कर रहे हैं कि वो हमने नहीं कहा था, ये हमने कहा था, सीधी सी बात है कि कांग्रेस की मानसिकता नहीं थी, कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी कि जो है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है उत्तराखंड विरोधी रही है, उत्तराखंड जन आंदोलन विरोधी रही है, इसलिए कभी भी जो है कांग्रेस ने जो है उत्तराखंड के हित की बात नहीं करी। और आज ये बेरोजगारों की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारों की बात करने वाले जो है, जब अटल जी ने विशेष औद्योगिक पैकेज उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए, यहाँ के बच्चों को रोजगार देने के लिए किया था, क्यों जो है उस हमारा जो विशेष पैकेज था उसको खत्म करने का तो बीजेपी की वजह से उत्तराखंड को राजधानी नहीं मिल पाई? सर आप ये कह रहे हो कांग्रेस की वजह से राजधानी नहीं मिल पाई? भारतीय जनता पार्टी परिसंपत्तियों का विवाद कांग्रेस की वजह से नहीं हो पाया। राजधानी, अस्थायी राजधानी भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, ग्रीष्मकालीन सत्र की व्यवस्था करी है गैरसैंण में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं सर, कम से कम बोगड़ा जी को कुछ क्रेडिट तो दे दीजिए। देश की बोगड़ा जी को कुछ तो क्रेडिट दे दीजिए सर। नहीं, देखिए तिलक जी, मैं इतनी बात कर रहा हूं कि अगर आज उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के विषय की बात कर रहे हैं तो आज वर्तमान की इन्वेस्टर समिट इसका प्रमाण है कि हम उत्तराखंड में एमओयू नहीं, ग्राउंड पर सर रिजल्ट चाहिए, एमओयू नहीं। खैर नेगी जी जल्दी से प्लीज। 44,000 रुपए का ग्राउंडिंग हो चुका है, 3.5 लाख रुपए का एमओयू हो चुके हैं। हमारे सचिन जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बड़े जोर शोर से कहते हैं सब कुछ इन्होंने किया, उत्तराखंड इन्हीं की देन है। अरे तो भैया जब माना हमने कह दिया कि हमने नहीं दिया उत्तराखंड, अगर राज्यसभा में हमारी कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती तो बिल पास नहीं होता। सम्मान किया है। गुप्ता जी आप इसका ध्यान रखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आपने राज्यसभा के लिए 2 लाख राज्य दिया है ना, परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के कब्जे में आपने लोगों ने दी है, और आज भी जो है परिसंपत्तियों के लिए जो है तरस रहे हैं। मिलने वाले जो लाभ है उत्तराखंड को, वो आज के बदले में जो है आज हमको नहीं मिल पा रहे, उत्तराखंड वासियों को नहीं मिल पा रहे। ये जो राजधानी का मुद्दा है, अगर आप उस समय राजधानी का मुद्दा सुलझा लेते तो आज ये राजधानियों पे खर्च न होता और उत्तराखंड को एक अच्छी राजधानी मिल गई होती। और आप 5 साल एक मिनट मैं संगीता जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट आप उसको नकारते हैं। नेगी जी एक मिनट, नेगी जी एक मिनट, अब हो गया, एक मिनट रुके। आप जब ये बातें बोलते हैं ना कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगता है कि तिवारी जी की काबिलियत को कम आंक देते हैं आप लोग। नहीं हम कभी हाँ, मत आकिए तिवारी जी के कार्यकाल को कम मत आकिए। अब ये मत बोलिए कि ये तमाम पहेलियां वो सुलझा नहीं सकते थे। मुझे नहीं लगता कि वो उनके पास इतनी काबिलियत थी। वो चाहते तो परिसंपत्तियों का विवाद भी सुलझ जाता और गैरसैंण को राजधानी बनाने का फैसला भी हो जाता। तिवारी जी चाहते तो हो सकता था।
अब ये मत बोलिए कि वो नहीं चाहते थे या फिर उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, ये फिर सूरज के आगे है दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। तिवारी जी के अंदर काबिलियत थी, इससे नकार आप भी नहीं सकते नेगी जी, चाहते तो हो जाता। अब खैर संगीता जी, नया साल नई चुनौतियां या फिर पुरानी चुनौतियां, कौन सी चुनौती आपको सबसे बड़ी दिखाई दे रही है नए साल में? तिलक भाई देखिए, कुछ चुनौतियां तो ऐसी है जो जिस दिन हमारा राज्य बना उस दिन से आज तक वो ऐसे की ऐसे ही खड़ी है, चाहे वो राजधानी हो या परिसंपत्तियों का विवाद हो या सशक्त भू कानून हो। तो कुछ चीजें तो अभी तक जस की तस 23 वर्षों बाद वैसे ही खड़ी हुई है, और कुछ नई चुनौतियां हैं जो अब धामी जी को पार करनी है। देखिए, रोजगारी की एक समस्या है, शिक्षा में आज भी हम उत्तराखंड को आगे नहीं पहुंचा पाए, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आज भी पहाड़ नहीं चढ़ पाई जिस तरह से चढ़नी चाहिए, जो सड़कें हैं वो आज भी पहाड़ों तक नहीं पहुंची हैं, दूर दराज के इलाकों तक। तो जो ये चुनौतियां हैं, ये नई चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तिलक भाई 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं, जिनकी बदौलत ये राज्य मिला, और आज तक दोनों ही सरकारें उनको ये आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो नहीं दे पाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के जो वर्तमान की जो समय है उस समय धामी जी के लिए। संगीता जी, जख्म तो गहरे हैं ना, ये तो है नहीं कि ये सरकार आई इसी सरकार ने ये जख्म दिए हों। मैंने तो पुराने कहा कि ये जो नासूर बन चुके हैं अभी तक नहीं हो पाई, दोनों ही सरकारें रही, लेकिन दोनों ही सरकारों ने, चाहे वो क्षैतिज आरक्षण की बात हो, स्थायी राजधानी की बात हो, परिसंपत्तियों के विवाद की बात हो, ये काम 23 वर्ष पहले भी वैसे ही थे जिस दिन राज्य मिला, और आज भी उसी हाल में है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो समाधान की उम्मीद दिखाई देती है कि नहीं 24 में? देखिए, जब डबल इंजन की सरकार बार बार बात होती है, और जनता ने इसी भरोसे के साथ बीजेपी को दोबारा सत्ता में लेकर के आई उत्तराखंड में, तो धामी जी को ये बिल्कुल करना चाहिए, और जनता के भरोसे को, जो उन पर भरोसा जताया है, उसे पूरा करना चाहिए। अगर ये सरकार भी नहीं कर सकती तो तिलक भाई मुझे नहीं लगता कि कभी भाजपा इस काम को कर पाएगी। जब ये डबल इंजन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसके बाद भी ये चीज के बिल्कुल ट्रिपल इंजन है, सांसद भी इन्हीं के हैं। तो जब ये चीजें होते हुए भी ये चीज नहीं हो पाती। लेकिन देखिए, एक मैं बात और कहूंगी कि नगर निगम भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव इन्होंने नहीं कराए तिलक भाई, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है धामी जी के सामने। ठीक, गुप्ता जी जल्दी से रेट करिए, फिर नेगी जी आ रहा हूं आपके पास। गुप्ता जी, सुना आपने? ये कह रहे हैं चुनौतियां तो पुरानी है, आज तक समाधान नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो पुरानी है। जनता देख रही है कि किस तरीके से परिसंपत्तियों का बंटवारा भी जो है अभी भगीरथी जो है हमारे को मिला है, और तमाम तरीके की जो है परिसंपत्तियों का बंटवारे का कार्य जो है दोनों सरकारों ने मिलकर किया है। और जहाँ तक बात है कि उत्तराखंड के अंदर जो है विकास को लेकर, तो मेरी छोटी बहन है संगीता जी, आप लगातार जो है देखिए ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, पीएमजीएसवाई के माध्यम से ग्राम ग्राम जो है सड़कें बनाई जा रही है, रेलवे जो है हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन पहुंचाने का कार्य जो है सरकार कर रही है, हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए जगह जगह हेलीपैड और जो है एयरपोर्ट बनने के कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम जो है रोपवे का निर्माण कर रहे हैं, तो निरंतर जो है विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जनता, जैसे कि अभी मेरी छोटी बहन ने भी कहा और आपके माध्यम से कहा है कि जनता जनार्दन होती है, जनता जो है विश्वास जताती है, और विश्वास जो है मत के माध्यम से ही जताती है। और जब जनता को लगता है कि एक सरकार निरंतर ईमानदारी से प्रदेश हित में, जनहित में, युवा हित में, महिला हित में, किसान हित में जो है कार्य कर रही है, तो जनता सर माथे पर बिठाती है। और यही कारण है कि 2022 के चुनाव में पुनः जो है जनता ने जो है उत्तराखंड की सरकार को, धामी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है पुनः जो है यहाँ पर अपना मत दिया, और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दी है। और निश्चित रूप से आगे भी जो है जनता का विश्वास और प्यार हासिल करने के लिए जो सरकार है, निश्चित रूप से चुनौतियां आएंगी, और चुनौतियां होंगी भी, क्योंकि चुनौतियां होनी भी चाहिए, क्योंकि जब सरकार कोई वादा करती है तो उसको पूरे करने के लिए जो है निश्चित रूप से चाहे भाई कई सारी व्यवहारिक समस्याएं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जनता की कसौटी पे खड़ा उतरेगी, और हर वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने और धामी जी ने एक मिनट परिसंपत्तियों का विवाद आपने कहा सुलझ गया, सच में सुलझ नहीं गया? काफी हद तक सुलझा है, नहीं, और निश्चित रूप से जो रह गया है वो भी जो है भविष्य में जरूर सुलझेगा। सर, लेकिन सर, जो है क्लियर कर देते हैं ना, कुछ तथ्य क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल जी, अगर गलत बोलूं तो आप लोग टोक दिया करिए कि झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। जी,
ये परिसंपत्तियों के विवाद का जहां तक जिक्र है, ठीक है, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। बहुगुणा जी गए थे अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचवा के। मेरी याददाश्त कमजोर जरूर है लेकिन इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली तस्वीरें हरीश रावत जी की भी मुझे याद है। फिर उसके बाद त्रिवेंद्र जी गए, योगी जी के साथ हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई और कहा कि परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया। याद आया सबको? जी। अब आप फिर से कह रहे परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया। अब मैं खंडूरी जी और निशंक जी के शासनकाल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो सर, ये परिसंपत्तियों का विवाद तो नित्यानंद स्वामी जी नहीं बता पाएंगे ना कि क्यों नहीं सुलझा। मैं गलत तो नहीं हूं? लेकिन राजीव जी, मैंने आपको बताया ना कि तिलक अभी चावला आपके सामने आया, हमारे को इतने समय पुराना जो है, तिलक जी माफी चाहूंगा, पिछले जो कार्यकाल में रहे उसमें प्रयास किए गए, लेकिन वर्तमान में जो है योगी जी और धामी जी की जब मुलाकात हुई तो आपने देखा होगा भगीरथ भी हमारे को इतना बड़ा जो है एक होटल के रूप में जो शुरू से जो है हरिद्वार में था, उसका जो है लाभ केवल उत्तर प्रदेश को मिला था, वो हमें मिला है। सचिन जी, और भी जो है जो और सिर्फ मसला एक होटल तक सीमित नहीं है। पुरानी बातें हैं तो परिसंपत्ति बंटवारा धीरे धीरे सुलझेगा और सुलझाने के लिए दोनों सरकार नेगी जी, तमाम ऐसे विषय हैं जिसका समाधान आप चाहते तो चुटकी में हो जाता। आज आप लोग कह रहे हो कि धामी जी को ये भी चुनौती पार करनी है, वो भी करनी है। वाजिब सी बात है, जो मुख्यमंत्री होगा उसके सामने चुनौतियां होंगी, ठीक है ना। लेकिन देखिए तिलक जी, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर आपने पलायन का जिक्र किया। पलायन जानते हैं सबसे बड़ा दंश क्यों है उत्तराखंड का? छोड़ दीजिए जल जंगल जमीन के हालात जो हुए, युवाओं को ना पानी काम आया, ना जंगल ना जमीन। जानते हैं क्यों? उदाहरण के साथ बता रहा हूं, आप भी की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनकी एक खासियत रही, आज पहाड़ के जितने भी नेता थे वो मैदान में आके चुनाव लड़ते हैं उत्तराखंड में, और उनकी एक खासियत थी कि एक विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव नहीं लड़ते और ठोक बजा के बोलते हैं कि 10 दिन पहले बताना, यहां पे चुनाव लड़के दिखाऊंगा और चुनाव जीत के दिखाऊंगा, और वो मैदान में आके चुनाव लड़ते हैं सभी। ये है पलायन की असली वजह। गलत बोल रहा हूं नेगी जी? नाम ले लूं क्या? नहीं तिलक जी, निश्चित तौर पर नेताओं ने भी पलायन शुरू किया है। शुरू नहीं किया सर, शुरू करने वाले वही है। नहीं रही, नेताओं तक भी फैली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी। और मैं जहां तक बात करूं तिलक जी कि आप परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो देखिए आज से 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में अलग दल की सरकार थी, उत्तराखंड में अलग दल की सरकार थी, केंद्र में अलग सरकारें थी, और ये इतना बड़ा संयोग था कि 2012 के बाद 14 में उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे दिल्ली हो, ये तीनों जगह पर एक ही दल की सरकारें थी। और उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उत्तराखंड को बहुत उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से हैं, उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड है और वो उत्तराखंड की पीड़ा को समझेंगे और निश्चित तौर पर बड़ा दिल दिखाते हुए सचिन जी तो कह रहे हैं पीड़ा को समझा उन्होंने, देने का काम करेंगे। सचिन जी तो बता रहे हैं कि पीड़ा को समझा उन्होंने। पीड़ा को अगर समझा होता तो समाधान हो गया होता ना। नहीं, सचिन जी बता रहे हैं हो गया समाधान। ये तो हमारे धामी जी तो कह रहे हैं कि धामी जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि सारा जो है उत्तर प्रदेश से हाथों में सौंप के आ गए, समर्पण करके आ गए, आत्मसमर्पण कर दिया उत्तर प्रदेश के आगे। तो ये हमारे धामी जी की विशेषता है और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जो नाकामियों को भी कामयाबियों में बताते हैं। तो ये केवल बात जो है ये लक्ष्य वाली कर लेते हैं, लोगों को भरमाने का काम करते हैं, बदलाने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ तिलक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो तो परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में श्वेत पत्र जारी करे और टेरी बांध परियोजना जो है, टेरी डैम से जो उत्तराखंड का हिस्सा है जो उसको लाभ मिलने वाला है, वो लाभ क्यों नहीं आज तक उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है? आपकी तरह उसी की बात कर रहे हैं। पार्टी ने पूरे देश केवल जो है हरिद्वार में एक होटल जो इतने साल तक जो है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, भी लायक भी आपके पास सीटें नहीं बची हैं। इस चीज का आंकड़ा आपको करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य वादे करते हैं वो देर से देर पूरे हो रहे हैं, लेकिन पूरे जरूर ये जनता को विश्वास है। होटल जो है बदहाल करके
वो पकड़ा गया और मुख्यमंत्री जी झुंझुना लेके आ गए और बहुत बड़ी उपलब्धि उसको बता रहे हैं। अरे हम तो ले लेते ना, भगीरथी लेकर तो आए हैं। आप क्या संगीता जी बताइए, मुझे बताइए संगीता जी, हफ्ता में रही आप संगीता जी, एक मिनट श्वेत पत्र से कुछ याद आ गया नेगी जी। आप लोग बोलते हैं मुझे कुछ कुछ याद आने लगता है। आपदा का घोटाला हुआ, सचिन जी की पार्टी थी, अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे सौभाग्य से, बोले कि सदन नहीं चलेगा तब तक जब तक आपदा घोटाले कफन चोर जब तक सबूत ना आ जाए भ्रष्टाचार के तब तक सदन नहीं चलेगा। 5-5 दिन तक सदन नहीं चला। सौभाग्य से फिर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन गए। सर वो श्वेत पत्र जो जारी करने का जिक्र था, हमने भी कई बार पूछा तो बोलते थे ना बाबा ना, जब घोटाला ही नहीं हुआ आपदा में तो फिर श्वेत पत्र क्यों? किसी ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। नेगी जी गलत तो नहीं कह रहा? खैर कोई बात नहीं, होता है। संगीता जी क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में जिस चुनौतियों का जिक्र किया जा रहा है, कौन सी चुनौती ऐसी है जो आसानी से पार हो सकती है अगर मुख्यमंत्री और नीति और नियत के साथ आगे बढ़े? कोई 2 चुनौती। संगीता जी का ऑडियो प्लीज। जी संगीता जी। भाई देखिए, जो परिसंपत्तियों का विवाद है वो आसानी से सुलझाया जा सकता है क्योंकि तीनों जगह इन्हीं की सरकार है। हाँ। तो ये तीनों जगह सरकार होने के बाद भी यूपी, उत्तराखंड और केंद्र में अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो फिर ये कभी भी नहीं सुलझ सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बैठ करके कह रही हूँ। और धामी जी इसे आसानी से सुलझा सकते हैं, नियत होनी चाहिए केवल सुलझाने की। और देखिए दूसरा जो ये कर सकते हैं, तीनों जगह इन्हीं की सरकार है। ये स्थायी राजधानी का मुद्दा जो है वो स्थायी राजधानी क्यों नहीं दे सकते? स्थायी राजधानी ये कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैं कहूंगी 10% क्षैतिज आरक्षण जो धामी जी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियत नहीं है करने की। ठीक, आप ये कह रहे हो 3 मुद्दे, ज्यादा कुछ मत करिए सचिन जी, कम से कम इतना कर दीजिए, खंडूरी जी का सपना पूरा कर दीजिए जो 2012 में खुली आंखों से पूरे उत्तराखंड ने देखा था। समझ रहे हैं ना सर? आज भी इंतजार है, कोर्ट ने बोला है तो कम से कम अब तो कर ही दीजिए, कम से कम खंडूरी जी का सपना ही पूरा हो जाए। बिल्कुल जो है निश्चित रूप से तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के चाहे पूर्व नेता हो चाहे वर्तमान सरकार हो, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं निश्चित सर आपके तो विजन डॉक्यूमेंट से ही हट गया सर। आप छोड़िए बच्ची सिंह रावत जी ने क्या लिखा था, क्योंकि वो है नहीं तो मैं उस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। वो विजन डॉक्यूमेंट में जो आपका लोकायुक्त वाला मसला था वो भी हट गया था, उसमें विजन डॉक्यूमेंट था आपका। नहीं देखिए, लोकायुक्त की जरूरत उत्तराखंड सरकार में पहले भी इस बात को स्पष्ट हो चुकी है कि जब भ्रष्टाचार ही नहीं हो तो लोकायुक्त की आवश्यकता नहीं है। तो सर कोर्ट को ये समझा देते ना कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है तो लोकायुक्त क्यों चाहिए? सर ठीक है, सर जब भ्रष्टाचार नहीं है, सर ठीक है सचिन जी मैं आपकी बात समझ गया, यानी भ्रष्टाचार है ही नहीं तो लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं है। आपने तो त्रिवेंद्र जी की वाली बात हूबहू कह दी कि भ्रष्टाचार है ही नहीं तो हम क्यों लोकायुक्त लाए। ठीक है सर, कोर्ट को भी समझा दीजिए ये बात। थैंक यू। रूप से जो है कोर्ट में भी जो है बिल्कुल हमने इस बात को कहा। थैंक यू सर। ये बात पता नहीं खंडूरी जी को क्यों नहीं समझ में आई थी, उन्होंने कह दिया था कि लोकायुक्त लेकर आऊंगा। बताइए, सदन में बिल तक ले आए, सब कुछ हो गया, आपने परवर समिति को भेज दिया ना सर। और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने परवर समिति को भेजा, किसी और ने नहीं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कैसे कौन कौन चुनौतियों से पार पाता है, लेकिन सूरज जी सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने भी है, 5 वाली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।